जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो विद दिस नोट हम शुरुआत करेंगे विद द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टेंट असेंबली। जैसा कि आपको पता होगा ये हमारी एम लक्ष्मीकांत के सेकेंड चैप्टर की सेकेंड वीडियो रहने वाली है, राइट। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, दैट वुड बी द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फाइन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको पता होगा कि जो आपकी कॉन्स्टेंट असेंबली है वो क्यों बनाई गई थी, वो आपकी बनाई गई थी आपका जो संविधान है उसको फ्रेम करने के लिए, राइट। आपको पता था, मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज के बारे में, राइट। तो क्या होता है, इनकी पहली मीटिंग, इस कॉन्स्टेंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो होती है 9 दिसंबर 1946। और ये कौन से प्लान के अंडर बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर ये आपकी जो कॉन्स्टेंट असेंबली है वो बनी थी, राइट। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। और जो ये मीटिंग होती है ना, इसमें सिर्फ 211 जो मेंबर है वो ही इस मीटिंग को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। जिसमें जो मुस्लिम लीग होती है वो इस मीटिंग को कर देती है बायकॉट, हम नहीं आने वाले, करो करो आप लोग ही मीटिंग करो, हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग होती है उनकी डिमांड होती है कि हमें चाहिए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इनको अपनी स्टेट चाहिए जिसका नाम क्या होने वाला है, पाकिस्तान। तो ये लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 में उसको बॉयकॉट कर देते हैं। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। डॉक्टर सच्चिदानंद सेना, देखो कई बार ना नाम पे मत जाना, प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, मेरे साथ बहुत ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे नामों को गलत भी प्रोनाउंस कर देती हूँ। सो मेरा यहाँ पे मैंने स्पेलिंग्स लिख दी है, आप खुद पढ़ लेना। आपका मतलब हमारा मेन पर्पस है इन स्पेलिंग्स को याद करना, इस नाम को याद रखना, ठीक है। तो हम कैसे प्रोनाउंस करें उस पर मत जाना, तो दोबारा प्रोनाउंस करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये क्या बने, ये बने हमारे टेम्पररी प्रेसिडेंट। देखो क्या होता है, फ्रेंच की ना एक प्रैक्टिस है वहां पे, अब प्रैक्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथा है वहां पे एक, कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होंगे ना असेंबली के उनको बनाया जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फ्रेंच प्रैक्टिस से हमने ये लिया कि हम क्या करते हैं, जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है ना, ये सबसे ज्यादा ओल्ड है, इनकी सबसे ज्यादा एज है पूरी असेंबली में, जब देखें तो सबसे बड़े हैं ये, तो इनको हमने क्या बना दिया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। बट आगे जाके क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये बनते हैं हमारे प्रेसिडेंट असेंबली के, राइट। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी ये बनते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना असेंबली में 2 वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, कौन कौन बनेंगे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। कृष्णामाचारी सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, बता देना, ओके। चलो आगे बढ़ती है। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी एक लाइन थी जो आपकी बुक में बड़े प्यार से मेंशन है, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पे आती है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946। एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं, आ जाओ। देखो मान लो कि आप ना 200 फ्रेंड हो, ठीक है। आपका एक सर्कल है जिसमें कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, राइट। 200 लोगों का ग्रुप है। तो आप 200 लोगों ने बैठ के सोचा, एक दिन आपके मन में ख्याल आया कि आपको बनाना है ट्री हाउस, ठीक है। यूनिक सा आइडिया आया कि आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है ट्री हाउस, ओके ठीक है। अब आप सब लोग इकट्ठे हुए, आपने मीटिंग करी। एक फ्रेंड ने आपको बोला कि यार जो हम ट्री हाउस बनाने वाले हैं ना, हम उसको इतना अफोर्डेबल बनाएंगे ना कि जो इंसान एक मंथ के 500 रुपए भी अर्न करता है ना, वो भी उस ट्री हाउस को आके जो विजिट कर पाए, ठीक है। एक ने ऐसा बोला। फिर एक ने बोला कि हम ऐसा ट्री हाउस बनाएंगे ना जिस ट्री हाउस में हर एक धर्म की एंट्री होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग हिंदू हो या आप क्रिश्चियन हो या आप लोग सिख हो या आप लोग मुस्लिम हो तो आपकी एंट्री नहीं है, नहीं। हम ऐसा अपने ट्री हाउस को बनाएंगे, उसके रूल्स हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएंगे कि वहां पे हर धर्म को बराबर का हिस्सा मिलेगा, हर एक धर्म की वहां पे एंट्री हो सकती है। तो कहते ठीक है। एक और पर्सन खड़ा होता है 200 लोगों में से, वो बोलता है कि यार हम अपना ऐसा ट्री हाउस बनाएंगे ना जहाँ पे वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलने वाले, ठीक है। वुमेन जो आएंगी उनकी भी वहां पे एंट्री हो सकती है, उनको भी इक्वली ट्रीट करेंगे। जो हमारी माइनॉरिटीज है, एससीज है, एसटीज है, इनको भी क्या करेंगे, इक्वली ट्रीट करेंगे। जो खाना उनको मिल रहा है, जो खाना मतलब एक मेल को मिल रहा है वही फीमेल को मिलेगा या वही माइनॉरिटीज को मिलेगा। तो एक ने ऐसा बोला, ठीक है जी। एक ने बोला कि हम इसको ऐसा बनाएंगे कि जो हमारा ट्री हाउस है ना वहां पे लोग आके सेफ फील करेंगे, उनको डर नहीं लगेगा। तो हम उसकी सिक्योरिटी बड़ी सॉलिड रखेंगे कि कोई एरा गैरा वहां पे ना घुस ना पाए, एरा गैरा नत्थु गैरा घुस ना पाए।
और उन लोगों को वहां पे कोई थ्रेट नजर ना आए, तो हम अपना ट्री हाउस ऐसे बनाएंगे। ठीक है, किसी ने बोला हम अपना ट्री हाउस ऐसा बनाएंगे ना कि हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को फालतू नुकसान ना हो, हमारा ट्री हाउस भी बन जाए। ठीक है जी, ओके। किसी ने बोला हम अपना ट्री हाउस ऐसा बनाएंगे ना जहां पे सिर्फ एक बॉडी बनाएंगे, वो ही उस ट्री हाउस को क्या करने वाली है, रेगुलेट करने वाली है। फालतू कल को कोई भी सजेशन देता है वो बॉडी उसके दबाव में नहीं आने वाली है, उसी चीज के हिसाब से, उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से या उसी बॉडी के हिसाब से क्या होगा, जो ट्री हाउस है उस पर जो है वो उसको हम गवर्न करेंगे, उस पर हम लोग रूल करने वाले हैं, उसको एडमिनिस्टर करेंगे। फाइन, ठीक है। तो सब लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है, सब लोगों की अपनी एस्पिरेशंस हैं, कुछ किसी की कोई और डिजायर है, कुछ कोई क्या चाहता है, कोई क्या चाहता है। तो 200 लोग जो ट्री हाउस को बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहां पे गैदर हुए हैं, तो उन लोगों की अपनी अपनी मन में इच्छाएं हैं, ठीक है, अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं, सबकी अपने अपने ख्याल है, अपनी अपनी सोच है, तो सबने रख दी। ठीक है, अब उनमें से मान लो एक आप भी हो, आप क्या होते हो, आप खड़े हो जाते हो और आप बड़े पॉपुलर हो अपने फ्रेंड सर्कल में, राइट, आपकी बात ना सारे लोग सुनते हैं, आप खड़े हो जाते हो। ऐसे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैठ के 200 के 200 लोग, हम डिस्कस कर रहे थे बड़े इनफॉर्मल वे में, ये भी मेरा दोस्त है, 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 ओके, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। तो ये बड़ा इनफॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि जिस ट्री हाउस को बनाने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, वाकई में वो जो ट्री हाउस जब बनेगा तो उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स को उसके अंदर हमें डालना है, कौन कौन से सिस्टम के हिसाब से हमें उसको बनाना है, उसके फाउंडेशन को ना इन्होंने तैयार कर लिया कि अच्छा ऐसा ऐसा होगा। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारा ट्री हाउस हम क्या करने वाले हैं, बिल्ड करने वाले हैं। फाइन, आप अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, आप खड़े होते हो, बड़े फॉर्मल तरीके से खड़े होते हो और प्रपोज करते हो, सारे जितने भी आइडियाज थे आपने एक डॉक्यूमेंट बना के रखी हुई थी, आपने बड़ा दिमाग है आप में, आपने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट बना लिया आपने और आपने सबके सामने प्रपोज कर दी। प्रपोज मतलब आपने उस आइडिया को आगे रखा, अब उस पर डिबेट होएगी, राइट, उस पर डिस्कशंस होंगे, फिर फाइनलाइज होगा। तो आपने एक डॉक्यूमेंट रखी, ठीक है, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि जो हमारा ट्री हाउस बनेगा वो इन्वायरमेंट के लिए सेफ होगा, यहाँ पे हर धर्म को जो है वो इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वुमेन हो चाहे माइनॉरिटीज हो, कुछ भी हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको जस्टिस मिलेगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी और सब एक ही बॉडी के अंडर आएंगे, ऐसा ऐसा करके आपने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ दिया। समझ में आया? तो जो आपने डॉक्यूमेंट बनाई, उस डॉक्यूमेंट में क्या है, उस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं क्या गोल्स हैं आपके, जो आप ध्यान में रखोगे, जो संविधान आपका बनेगा, सॉरी जो ट्री हाउस आपका बनेगा, ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान रख के किन किन चीजों को आप उसमें ट्री हाउस में डालने वाले हो, तो वो सारी चीजें एक जगह पे हैं, एक लिस्ट ऑफ जो है ना गोल्स हैं, एम है आपके, वहां पे लिखे हुए हैं। तो वो आपने फॉर्मली क्या कर दिए, प्रपोज कर दिए, आपने एक तरह से रेजोल्यूशन को मूव कर दिया। ठीक है, रेजोल्यूशन मतलब मूव कर दिया, आपने उसको रख दिया, अब उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। तो जो आपने फॉर्मल तरीके से बोला है ना, जो 200 लोग हैं वो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। अब जो आप खड़े हुए हो ना, एक आप बड़े पॉपुलर से लीडर हो, आप सबके आगे सबके बीच में फेमस हो, आप हो जवाहरलाल नेहरू, राइट। और जो डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट करी है, जो वो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो आपका ट्री हाउस है वो ऐसा दिखेगा, वो डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। लिखा ना मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं जो हम ध्यान में रखेंगे जब हम अपना संविधान बनाएंगे। जो हमारा संविधान होगा उसके यही गोल्स रहने वाले हैं, वो यही सब कुछ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, जो आपके डॉक्यूमेंट है ये ओपन है डिबेट्स के लिए, डिस्कशंस के लिए, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपने वो प्रपोजल रखा, समझ में आया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, नॉट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है। ये क्या है, लिस्ट ऑफ गोल है आपके, जो फर्स्ट सेशन में क्या करे गए थे, प्रपोज करे गए थे। देखो दो चीजें हैं, फर्स्ट मीटिंग जो होती है वो होती है 9 दिसंबर को, दैट वाज द मीटिंग मतलब ये इकट्ठे होकर बैठ गए। बट सेशन में जहां पे एक्चुअल में वर्किंग होएगी, वो पहला सेशन आपका होता है 13 दिसंबर को 1946 में, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, रेजोल्यूशन मूव करते हैं जिसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, मैं इसको बार बार रेजोल्यूशन बोल देती हूँ, आई एम सॉरी, रेजोल्यूशन है, याद रखना गलती से टंग ट्विस्ट हो जाए तो इसने क्या कर दिया, लेट डाउन द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की। अच्छा, इसमें ये बेसिक प्रिंसिपल्स होने वाले हैं, राइट। एक फाउंडेशन, एक कहते हैं एक फाउंडेशन तैयार कर दी, एक नींव तैयार कर दी, इसी नींव के ऊपर जो हमारा पूरा संविधान है ना उसका स्ट्रक्चर टिका हुआ है, राइट। ओके, उसकी फिलॉसफी, उसमें क्या वैल्यूज रहेंगी, बिलीफ सिस्टम क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहेगा,
तो वो सारी चीजें क्या है लेट डाउन कर दी किसने, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने, ठीक है। तो इट लेड डाउन द फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। सिंपल सीधी लैंग्वेज में बोलूं, हमें बनाना है संविधान, हमारे संविधान में क्या क्या हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें बता रहा है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये हमारे गोल्स रहने वाले हैं। फाइनली अल्टीमेटली जो संविधान हमारा बनेगा वो ऐसा दिखेगा, वहां पे सब धर्मों को ये मिलेगा। अब जो कहानी हमने वहां पे डिस्कस करी ट्री हाउस को लेके, तो उसको आ जाओ, दैट जो ट्री हाउस है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट, आप खुद हो जवाहरलाल नेहरू, और जो आपने बातें रखी वो आपने बोली सारी एक तरह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। गॉट द पॉइंट? ओके, आ जाओ इसको पढ़ते हैं। इट रेड या फिर इट कॉन्स्टिट्यूटेड, ऐसे करके याद कर लो। देखो आगे बढ़ने से पहले इसको देख के डरना नहीं है। अब कई लोग ना यहाँ पे बोल सकते हैं, बड़े आराम से बोल देंगे, वो बोलेंगे कि आप एक काम कर सकते थे, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखा है आपने, ठीक है। तो देखो जब मैं बोर्ड पे लिख रही थी ना, देन आई हैड टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं ऐसा करती हूँ, आई शुड समराइज दिस, और मैं सिर्फ इतना इतना लिख देती हूँ मोटा मोटा, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक हो गया, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन फाइन फाइन। तो मैं ऐसा कर सकती थी, आई कुड हैव रिटन लाइक दैट, है ना, बट मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा? बिकॉज द सेकंड ऑप्शन दैट आई हैड, ठीक है, बस दो ऑप्शन थे टू चूज फ्रॉम, एंड द सेकंड ऑप्शन दैट आई हैड दैट वाज कि एक ऑप्शन ये है कि मुझे इसको पूरा लिख देना चाहिए, सो दैट आप इस टेक्निकल लैंग्वेज से जो है वो क्या हो जाए, रूबरू हो जाओ। एक और चीज देखो, ये कोई लैंग्वेज की क्लास नहीं है, ठीक है, आई एम नॉट टीचिंग यू द लैंग्वेज, यहाँ मैं कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ा रही हूँ, कोई ग्रामर के कोई वोकैबुलरी के रूल्स नहीं मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कुछ सिखा नहीं रही मैं यहाँ पे ग्रामर का आपको, बट हर एक सब्जेक्ट की अपनी टेक्निकल लैंग्वेज होती है। सो वी आर स्टडिंग पॉलिटी ओवर हियर, राइट, हम पॉलिटी को यहाँ पे पढ़ रही है। So when you are familiar with the technical words, jargon जिनके साथ में आप familiar हो जाते हो, जब इस वीडियो को आप लोग बंद कर दोगे, because you do not have that much time कि बार बार आओ इस वीडियो को आप प्ले करो, राइट। आपने एक बार पढ़ लिया, फाइन, बुक खोली, आपने बुक खोली, आपको ये सब कुछ एज इट इज वहां पे मिला, और आपने इसको देख के मेरी क्लास को सुन लिया, आपको इस वक्त के लिए समझ में आ गया। अगर हम अपनी मेमोरी के हिसाब से चले तो हमारे फॉरगेटिंग जो कर्व है, अभी इतना याद है, थोड़े टाइम का इतना याद रह जाएगा, भूल जाओगे, ऐसा होता है, इट्स नेचुरल, कोई डरने की बात नहीं है इसमें। ओके जी, अब कल को दोबारा आपको सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो आपको रिवीजन करनी है, व्हेन यू ओपन द बुक आप क्या देखते हो, दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस लाइन वांट टू कन्वे टू अस। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये लाइंस क्या कह रही हैं। अच्छा ये वर्ड आया है, व्हाई ये वर्ड जो है वो यहाँ पे है, क्यों दिया गया है, क्या इसका एसेंस है, क्या मतलब निकलेगा। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इसको लिखा, सो दैट यू पीपल कैन गेट द बेटर क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। आई एम हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजें ना जैसी दिखती हैं वैसी नहीं होती। यू हैव टू उसमें जाओ, अच्छा ये है तो क्यों है, क्वेश्चन करो वहां पे कि अगर ये वर्ड है तो ये वर्ड ही क्यों है, कोई और वर्ड क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फॉर्म, फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, सिंपली अगर हम लैंग्वेज के हिसाब से जाए, बट व्हाई उन्होंने फॉर्म ही यूज करा, बिकॉज इट्स द लैंग्वेज, ये वही लैंग्वेज है जो लैंग्वेज एक्चुअली में वहां पे यूज हो रही है, तो वही लैंग्वेज हमें यहाँ पे दे दी गई है। सो आर फर्स्ट मोटिव इज टू कि हम इससे क्या हो जाए, रूबरू हो जाए, हम इससे फैमिलियर हो जाए, सो दैट कि जब हम कल को अपने इस बुक को दोबारा उठाएं, हमें फालतू में किसी की वीडियो दोबारा ऑन ना करनी पड़े, बिकॉज यू पीपल डू नॉट हैव दैट मच टाइम, और आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, राइट, सिर्फ पॉलिटी पे तो आप बैठने वाले नहीं हो। सो जस्ट टू सेव योर टाइम मैंने क्या सोचा, दैट जो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, आई शुड गो विद द सेकंड ऑप्शन दैट आई हैड, दैट वाज कि मुझे यहाँ पे पूरा लिख देना चाहिए, अदरवाइज आई हैड द ऑप्शन टू समराइज दैट एंड आई कुड हैव रिटन लाइक दैट इन समराइज वे, बट आई डिडंट डू दैट, just to make you understand that you have to understand the technical language in order to get the better clarity of the concept, so that in future when you will do your second or third revision or fourth revision आपका टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। ओके, बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। आ जाओ वापस इस पे आ जाओ। इट रेड या इट कॉन्स्टिट्यूटेड, अब इसमें क्या क्या था पढ़ाना आपने खड़े होकर बच्चों के बीच में, बच्चों के बीच में नहीं, मुझे आता है बच्चे बोलने की, जो फ्रेंड्स है वो 200 लोगों के बीच में खड़े होकर आपने पढ़ाना, एक डॉक्यूमेंट पढ़ी ना, वही डॉक्यूमेंट है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी बातें है ना वो भी यहाँ पे है। इट कॉन्स्टिट्यूटेड, इट रेड या इट कॉन्स्टिट्यूटेड क्या क्या था, देखो दिस, पहले एक लाइन पढ़ो फिर समझाती हूँ, आ जाओ। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिक्लेयर्स इट्स firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution। इसको समझते हैं, देखो ये कह रहे हैं
कि जो आपकी संविधान बनाने वाली असेंबली है ना, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, वो डिक्लेयर करती है बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, बड़े स्ट्रॉन्गली एंड सीरियसली वो डिक्लेयर कर रही है, संकल्प ले रही है दैट वो क्या करेगी, वो इंडिया को बनाएगी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक। इंडिपेंडेंट आप जानते हो, इंडिपेंडेंट सॉवरेन मतलब समझो कि देखो इंडिया जो है ना, वो अपने खुद के इंटरनल अफेयर्स को विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, उन पर डिसीजन कर सकती है। उसी के पास ही सुप्रीम अथॉरिटी है इंडिया के पास में, वही एक सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई और एक्सटर्नल अथॉरिटी आके उस पर कोई जोर दबाव नहीं डाल सकती। तो हमारी इंडिया क्या बनेगी, इंडिपेंडेंट सॉवरेन। और रिपब्लिक अभी थोड़ा थोड़ा मतलब समझो, आगे जाकर डिटेल में वर्ड्स पे जाएंगे। रिपब्लिक देखो हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में जो हेड होते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट, उनको हम लोग ही चूज करते हैं, राइट, पीपल ही अपना जो हेड है वो चूज करते हैं। लेकिन आप अगर कहीं और देखो, जैसे इंग्लैंड हो गया, तो ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पे जो आपके मोनार्क है ना, ठीक है, हेरिडिटरी मोनार्क होते हैं वहां पे, अभी ये है, कल को उनका बेटा, फिर उनका बेटा, उनका बेटा, ऐसे कर करके वहां पे मोनार्क बनते हैं। तो उनका हेड बनता है स्टेट का, वहां पे हेरिडिटरी मोनार्क की सिस्टम चलता है। बट इंडिया में क्या होगा, जो स्टेट का हेड होगा दैट विल बी, कौन चूज करेगा, उनको चूज करेंगे हमारे पीपल, ठीक है। तो इंडिया क्या बनेगी, रिपब्लिक बनेगी, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, मतलब इंडिया अपने खुद के अफेयर्स को खुद कंट्रोल करेगी। इंडिया हैज अ सुप्रीम, इट हैज अ सुप्रीम अथॉरिटी, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी जो है वो उस पे आके इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है, राइट। और जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय द पीपल, और वहां पे हेरिडिटरी मोनार्क वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये किसने संकल्प लिया, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस वे में लिया आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जो डिक्लेयर कर रही है ये। और क्या बोल रही है, एंड टू ड्रॉ अप फॉर हर फ्यूचर गवर्नेंस, और इंडिया की फ्यूचर गवर्नेंस के लिए, ठीक है, आने वाले टाइम में जो गवर्नेंस होगी इंडिया के लिए, उसके लिए वी विल फ्रेम दी, और वी विल ड्राफ्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे संविधान। कौन बोल रहा है, ये डॉक्यूमेंट में है, कौन बोल रहा है, ये डिक्लेयर कौन कर रहा है, कौन ये संकल्प ले रहा है, कौन ले रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। Wherein the territories that now comprise British India, धीमे हो जाओ, सबर से पढ़ो आ जाओ। Wherein the territories that now, अपनी बुक पे नजर मार लो, यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, बुक खोलो अपने साथ में, दोबारा तीसरी जो वर्ड में अब, ठीक है। Wherein the territories that now comprise British India, the territories now form the Indian states, and such other parts of India as are outside India, and the states and other territories as are willing to constitute it into the independent sovereign India shall be a union of them all। क्या मतलब है इसका, डॉक्यूमेंट में है कि देखो जो आपकी इसमें है कि जो आपकी टेरिटरीज है ना, टेरिटरीज मतलब जो आपके एरियाज है, जो आज के टाइम पे जो एरियाज हैं जिनको हम लोग ब्रिटिश इंडिया बोल रहे हैं, जहां पे डायरेक्टली अंग्रेजों का राज है, रूल है, जहां पे डायरेक्टली अंग्रेज कंट्रोल कर रहे हैं, उस वाले एरियाज को, उन टेरिटरीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया। क्लियर, वेरी गुड, ग्रेट। अगला पॉइंट, जो टेरिटरीज इंडियन स्टेट्स हैं, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, देखो इतनी बड़ी इंडिया है, उसमें कुछ एरिया था, बहुत काफी ज्यादा एरिया था जिसमें हमारे कंट्रोल कर रहे थे डायरेक्टली ब्रिटिशर्स, तो इस एरिया का तो नाम पड़ गया ब्रिटिश इंडिया। अब कुछ एरियाज थे जो अपनी सेल्फ ऑटोनॉमी को एंजॉय कर रहे थे, राइट, वहां पे वो अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से अपने खुद के रूल्स बना के खुद कंट्रोल कर रहे थे वहां पे, तो उनको हम लोग क्या बोलते थे, उन एरियाज को हम लोग बोलते थे जो डायरेक्टली इनके अंडर में नहीं थे ब्रिटिशर्स के, उनको हम लोग बोलते थे अपनी प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर हो गया, ठीक है, दो बातें आपको समझ में आई, ब्रिटिश इंडिया वाले एरियाज और वो एरियाज जो कि डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है, उनके पास इन्हें कुछ रिटेन है, उनके सेल्फ ऑटोनॉमी है उनके पास में, तो वो वाले एरियाज जिनको हम नाम देते हैं प्रिंसली स्टेट्स। एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज आउटसाइड इंडिया, कुछ ऐसे हिस्से इंडिया के, मान लो जैसे ना ये इंडिया की मेन लैंड है, ठीक है, तो ये मेन लैंड है इंडिया, जो यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडिया है वो इस ब्रिटिश इंडिया के मेन लैंड का हिस्सा नहीं है, बट इस मेन लैंड से कहीं और पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनपे राज तो अंग्रेजों का ही है, जिनपे राज तो ब्रिटिशर्स ही कर रहे हैं, बट वो जो मेन लैंड मास है ब्रिटिश इंडिया का उससे सेपरेट है, उससे आउटसाइड है, तो वो वाले एरियाज, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक तो हो गई ब्रिटिश इंडिया जहां पे डायरेक्टली अंग्रेज जो है वो राज कर रहे हैं, दूसरी होगी प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स जहां पे डायरेक्ट इनका कंट्रोल नहीं है, उनके पास कुछ ऑटोनॉमी है थोड़ी सी अपने एरिया के हिसाब से, ठीक है, और कुछ ऐसे एरिया जो ब्रिटिश इंडिया की मेन ब्रिटिश इंडिया की लैंड मास का हिस्सा नहीं है, उसे आउटसाइड है, बट स्टिल ब्रिटिश आर कंट्रोलिंग दोज एरियाज, वो वाले एरियाज, ठीक है। इतना समझ में आ गया, तीन एरिया समझ में आ गया। अब देखो वो एरियाज
और जो ये स्टेट्स हैं और जो ये वाले ठीक है एरियाज है, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स और ये वाले एरियाज, तीन बातें समझ में आ गई। ब्रिटिश इंडिया होगी और प्रिंसली स्टेट्स होगी, ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स होगी। और अगर जो ये वाले एरियाज हैं अगर दे आर विलिंग टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया, अगर ये चाहते हैं इंडिया का पार्ट बनना और ये ज्वाइन करते हैं इंडिया में, एक तो ब्रिटिश इंडिया थी, प्रिंसली स्टेट थी, बट अगर ये वाले एरियाज भी चाहते हैं तो ज्वाइन, तब ये तीनों मिलके क्या कहलाएंगे, मतलब जो भी एरिया और आगे को आएगा ये सारे एरियाज मिलके क्या बनेंगे, ये बनेंगे यूनियन ऑफ देम ऑल। ठीक है, एक यूनियन बनेगी इनकी, ये सब लोग एक ही सिंगल एंटिटी के अंदर में आएंगे, सिंगल सॉवरेन एंटिटी के अंदर में आएंगे। वो इनको क्या करने वाली है, कंट्रोल करने वाली है, गवर्न करने वाली है, उसके अंडर में सब जाने जाएंगे। और जो सिंगल एंटिटी बनेगी हमारी, राइट, जो सिंगल सॉवरेन एंटिटी बनेगी उसका नाम क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो ये बनाएंगे ना मिलके इंडिपेंडेंट सॉवरेन इंडिया बनाएंगे, जो न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म होगी इन एरियाज को मिला के, वो एरिया सब क्या कहलाएंगे, वो एरिया सब बनेंगे यूनियन ऑफ देम ऑल, सब एक यूनियन बनेंगे। ठीक है, उनके ऊपर सबके ऊपर क्या लागू होने वाला है, सिर्फ एक ही एंटिटी होगी जो सॉवरेन है, जो सुप्रीम है। कौन है वो, दैट इज दी कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो ब्रिटिश इंडिया है, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स रहने वाली है, चाहे वो वाले एरियाज हैं जो चाहते हैं इंडिया का हिस्सा बनना, तो जब ऐसा हो गया वो भी ज्वाइन करके, ये तो चलो है ही, वो भी ज्वाइन करके जो भी हो सब एक ही पावर के अंडर में आने वाले हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और इनके ऊपर जो रूल लगने वाला है, जो भी इनके ऊपर जो भी इनके ऊपर जो भी कुछ होगा, मतलब क्या बोलो शब्द नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनके ऊपर सिर्फ वही रूल्स लगेंगे जो हमारे कहाँ पे मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके हिसाब से क्या करने वाले हैं, ये भी अपनी एरियाज में एडमिनिस्टर करने वाले हैं जो वहां पे लिखा गया है। ओके, आ जाओ। Wherein the said states, अब जिन the said territories, अब जिन टेरिटरीज की हमने यहाँ पे बात की है, whether with their present boundaries or with such other, पहले रीड करते हैं। Wherein the said states, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous unit। बता तू डरो मत, together with residuary powers, डरना नहीं है, and exercise in all powers and functions of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the union or as are inherent or implied in the union or resulting therefrom। क्या मतलब है, आ जाओ देखो। जो जो टेरिटरीज की हमने बात की, ब्रिटिश इंडिया की बात की, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की हमने बात की, और वो वाले आउटसाइड टेरिटरीज जो कि फिर उनकी मर्जी आना या ना आना, बट जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर में है, उन टेरिटरीज की हमने जो बात करी है, उनकी यहाँ जो भी बाउंड्री है, ठीक है, अब मान लो क्या बनाए, मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, ये कोई एरिया है, कोई और मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई एरिया है, दिख रहा है ना, ठीक है, ये कोई एरिया है। अब इस एरिया की ना ये वाली क्या है, बाउंड्री है, तो ये क्या होगी, प्रेजेंट बाउंड्री। या फिर कल को क्या हो, मतलब अभी बोले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले कि नहीं इसकी बाउंड्री ऐसी नहीं, इसको हम थोड़ी ऐसी बाउंड्री बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बाउंड्री बना दी, या इन्होंने कुछ ऐसे बाउंड्री बना दी, इसकी ऐसे करके बाउंड्री बना दी, तो ज्यादा प्रेजेंट बाउंड्री, मान लो दो एरियाज की बात कर रही है, इसकी तो ऐसी ही रही, ठीक है, इस वाले एरिया की बाउंड्री ऐसे ही रही, ओके, बट ये कोई एरिया था, ऐसे करके कोई एरिया था, अब क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक नई बाउंड्री बना दी, उन्होंने ऐसे करके बना दी, ठीक है, ये वाली बाउंड्री। लेकिन क्या होता है, जब कल को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, जब कल को हमारा संविधान लागू होता है, उसके लॉ के हिसाब से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए लॉस के हिसाब से, अगर मान लो किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज होती है, अभी कोई स्टेट की बाउंड्री ऐसी है, कोई एरिया की स्टेट की नहीं, कोई एरिया की बाउंड्री ऐसी है, कोई टेरिटरी की बाउंड्री ऐसी है, बट कल को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ के हिसाब से वो बाउंड्री ऐसे भी होती है, ठीक है, चाहे वो आज की बाउंड्री वाला एरिया हो, ये वाले एरिया को मिला के मैं ए बोल रही हूँ, ठीक है, ये वाले एरिया को मिला के मैं बी बोल रही हूँ, ये वाले एरिया को मिला के मैं सी बोल रही हूँ, मायने नहीं रखता कि प्रेजेंट बाउंड्री की बात हो रही है, ठीक है, या ऐसी बाउंड्री जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने चेंज कर लिया, उन एरियाज की बात हो रही है, चाहे कल को संविधान के हिसाब, कानून के हिसाब से उनकी बाउंड्री चेंज कर दी, मैटर नहीं करता, कुछ भी हो, फिर भी वो एरियाज क्या रहेंगे, उन एरियाज के पास रहेगी, shall have and retain the status of autonomous unit
ऐसा नहीं है कि आज अगर इस एरिया की बाउंड्री ऐसी है तो इस एरिया को मैं ऑटोनॉमस यूनिट नहीं बोलूंगी। अब इसका मतलब समझाती हूँ क्या होता है ऑटोनॉमस यूनिट का। पहले चलो ये समझ लो, आज ऑटोनॉमस यूनिट क्या होती है। ऑटोनॉमस यूनिट, मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, रुको, ये मान लो कोई एरिया है, राइट। अब इस एरिया के अंदर अंदर मतलब जितनी भी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया है, ये एक मैंने बाउंड्री बनाई। अब जो ये वाला एरिया है ना, जो ये रीजन है, इस एरिया के पास इतनी पावर है कि ये अपने खुद के इंटरनल अफेयर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। इस एरिया के पास, इस रीजन के पास, टेरिटरी के पास ये पावर है कि खुद ही अपने फैसले ले सकता है, खुद ही अपने इंटरनल अफेयर्स को विदाउट बार बार सेंटर से पूछे, ठीक है, उनको रेगुलेट कर सकता है, फैसले कर सकता है। कहीं पे कुछ लॉ बनाना है सिर्फ अपने एरिया के हिसाब से, जो इनके पावर में आता है वहां पे बना सकता है। सिंपल सी बात है, इनके पास है ऑटोनॉमी, सेल्फ ऑटोनॉमी, कि बार बार इनको सेंटर से पूछना नहीं पड़ेगा, इनको यूनियन से पूछना नहीं पड़ेगा। ये अपने एरिया को क्या इनका एरिया माना जाएगा ऑटोनॉमस यूनिट। एक ऐसा एरिया माना जाएगा जहां के इंटरनल अफेयर्स ये लोग खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एरिया जिनके पास ये पावर होती है, सेल्फ ऑटोनॉमी होती है कि आप अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल कर सकते हो, खुद कुछ भी कर सकते हो, फैसला ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, लोगों की ये जरूरत है, इस एरिया में ये जरूरत है, तो अपने अपने एरियाज की नीड्स के हिसाब से, ठीक है, वहां की सिचुएशन के हिसाब से, वहां की ज्योग्राफी, कुछ भी, वहां के पॉलिटी, वहां के इकोनॉमी, कैसे भी उनके हिसाब से आप अपने एरिया के फैसले ले सकते हो। बार बार आपको ये नहीं करना पड़ेगा, अच्छा अभी पूछ के ही पानी पीना है, सेंटर से पूछेंगे तो हमारे लोग यहाँ पे पानी पियेंगे, सेंटर से पूछेंगे तो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, सेंटर से पूछेंगे तो हमारे एरिया में होगा। तो बार बार इनको सेंटर से ना पूछना पड़े, तो ऐसे एरिया जिनके पास सेल्फ ऑटोनॉमी होती है कि अच्छा आप अपने हिसाब से अपने खुद के इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर सकते हो। अभी भी ये आते हैं एक यूनियन के अंडर में, ठीक है, अभी भी वही कॉन्स्टिट्यूशन इनके ऊपर लागू हो रहा है, बट इनको इतनी पावर मिल चुकी है कि अपने एरिया के हिसाब से अपने अफेयर्स को रेगुलेट कर सकते हैं, इनके पास इतनी ऑटोनॉमी है। तो वो वाले एरियाज, वो वाले रीजन्स, वो वाले टेरिटरीज, उनको बोलते हैं ऑटोनॉमस यूनिट। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ऑटोनॉमस यूनिट। तो ऐसा नहीं है कि अभी किसी एरिया की बाउंड्री इतनी है तो उस एरिया को हम ऑटोनॉमस यूनिट नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कल को किसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, मतलब अभी किस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या कर दी, उसकी बाउंड्री चेंज कर दी, तो बाउंड्री चेंज करने के बाद उसके पास ऑटोनॉमस यूनिट की पावर नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे उसकी बाउंड्री अभी ऐसी है, चाहे कल को उसकी बाउंड्री ऐसी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कर दी हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कर दी हो, चाहे उसके बाद कल को संविधान के लॉ के हिसाब से उसकी बाउंड्री बेशक दोबारा चेंज कर दी जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, उसके पास पावर रहेगी ऑटोनॉमस यूनिट की। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि उसकी आज बाउंड्री कैसी है, किसी ने उसकी बाउंड्री चेंज करी या फिर नहीं करी, स्टिल दे पॉजेस, ठीक है, एंड रिटेन दी ऑटोनॉमस यूनिट का स्टेटस उनके पास क्या रहेगा ही रहेगा, बना ही रहेगा। बाउंड्री चेंज होने से ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ठीक है बाउंड्री चेंज हो गई तो अब आपके पास ऑटोनॉमी नहीं है, सेल्फ ऑटोनॉमी नहीं है, आप सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर सकते। नो, ऐसा नहीं है, उनके पास वो अधिकार, वो स्टेटस तब भी रहेगा। बाउंड्री चेंज होना यहाँ पे कोई भी मायने नहीं रखता। क्लियर? देखो, इतनी मेरी एनर्जी लग रही है, बट मेरा पर्पस है समझाना, प्लीज समझ जाना, ठीक है। अब मुझे इतना नहीं पता मेरा माइक चल रहा है या नहीं, चल रहा है, सॉरी चल रहा है। एक दिन ऐसे हुआ था, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया पूरा ज्योग्राफी का, 1.5 घंटे का लेक्चर बन गया और बाद में देखिए माइक का जो चार्ज है वो खत्म हो चुका है और मैं बैठाई जा रही हूँ, ठीक है। आज तो देखो लाइन पे दोबारा आ जाओ, क्या बोला, विद देयर प्रेजेंट बाउंड्री, ठीक है, या बाउंड्री जिसको चेंज कर दे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, या कल को अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बाउंड्री चेंज हो जाए, तब भी शेल पॉजेस एंड रिटेन द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमस यूनिट। ऑटोनॉमस यूनिट तो वो है ही, अपनी गवर्नेंस वो खुद कर सकते हैं, बार बार सेंटर के उनको जाना नहीं पड़ेगा, सेंटर हमें ये करना है, परमिशन दे दो, ऐसा नहीं है, उनको बार बार सेंटर की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। तो ऑटोनॉमस यूनिट तो वो है ही। दूसरा, उनको क्या स्पेशल चीज दी जा रही है, टुगेदर विद द रेजिडुअरी पावर्स, ठीक है, रेजिडुअरी पावर्स है उनके पास में। अब ये कौन सी बला का नाम है, कौन सी पावर्स है ये सुनो। देखो, कोई सब्जेक्ट्स है, ठीक है, पुलिस है, डिफेंस हो गया है ना, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और भी बहुत सारे अफेयर्स है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मतलब विषय हैं जिनके ऊपर सरकार जो है वो कानून बनाती है। एक बनाती है केंद्र की सरकार आपकी, ठीक है, मतलब सेंटर स्टेट बनाती, एक सेंटर बनाती है कानून, एक बनाती है स्टेट की सरकार, ऐसा होता है।
तो कई बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मेंशन ना तो ये लिखा होता है कि भाई इस पे कानून जो है वो सेंटर बनाएगा, ना ये लिखा होता है कि इस पे जो कानून है वो स्टेट बनाएगी। तो बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जो कहीं मेंशन नहीं होते। अब जैसे मान लो इंटरनेट का जमाना अभी आया, ठीक है, इंटरनेट पहले नहीं था, तो पहले इंटरनेट का टॉपिक नहीं था, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि ना तो सेंटर के पास पता होता है कि मेंशन करे होते हैं कि इस पे सेंटर ही जो है वो कानून बनाने वाली है, ना ये लिखा होता है कि इस पे स्टेट ही कानून बनाने वाली है। तो ऐसे टॉपिक्स जो अभी कहीं पे भी नहीं है, ना सेंटर के पास ना स्टेट के पास, कल को कोई नया ही मुद्दा यहाँ पे आ जाए, कोई नया टॉपिक आ जाए जिसपे कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो ऐसे विषयों पे, ऐसे टॉपिक्स पे, ठीक है, जब हम बनाते हैं कानून तो इसको बोलते हैं रेजिडरी पावर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? रेजिडरी पावर्स, उन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की पावर जो कहीं मेंशन नहीं है, ना सेंटर के पास ना स्टेट के पास। मान लो 3 एरियाज है, ठीक है, अब इनको दे रखी है ऑटोनॉमस यूनिट होने का स्टेटस, इनको दर्जा मिल गया कि ये लोग अपनी सेल्फ गवर्नेंस कर सकते हैं, बार बार इनको सेंटर से नहीं पूछना, मैं जानबूझ के रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इनको बोला कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, चलो ये सी है, ये ए या बी सी जो भी माने मान लो। अब इस एरिया में मान लो, इस एरिया में मान लो क्या होता है, इस एरिया में ये हो गया, कल को कोई नया मुद्दा छिड़ गया, ठीक है। अब ये ऐसा मुद्दा छिड़ गया जिसकी बात ना तो किसी लिस्ट में रखे कि सेंट्रल कानून बनाएगी, इस पे आगे स्टेट बनाएगी, तब इनके पास ये पावर है कि अपने एरिया की नीड के हिसाब से जो सब्जेक्ट वहां पे आया है उस पे ये क्या कर पाए, लॉ बना पाए। समझ में आ गया? इस एरिया में कल को कोई नया टॉपिक छिड़ेगा तो इस एरिया में नहीं छिड़ा, इन दोनों में नहीं छिड़ा, तो इनके पास पावर है। क्या पावर है? रेजिडरी पावर है। ऑटोनॉमस स्टेटस तो है ही, सेल्फ गवर्नेंस का स्टेटस तो है ही, बट उन टॉपिक्स पे भी कानून बनाने की पावर इनके पास है जो टॉपिक्स ना तो सेंटर के पास मेंशन है, ठीक है, ऐसे मेंशन नहीं कर रखे, ना कि यहाँ पे एक अलग लिस्ट में मेंशन, इन पे ये लोग कानून बनाते हैं। गॉट द पॉइंट? ओके। एंड एक्सरसाइज ऑल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इनके पास ऑटोनॉमस यूनिट होने का स्टेटस है, इनके पास रेजिडरी पावर है, ये क्या कर सकते हैं, सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सारी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं जो सरकार करती है एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, कैसे भी अपना एडमिनिस्ट्रेट करे, दे पीपल कैन, ही कर सकते हैं। लेकिन सेव एंड एक्सेप्ट, किसके अलावा, उन पावर्स के अलावा इनके पास वो पावर्स नहीं है, इनके पास ये वो फंक्शंस नहीं कर सकते जो फंक्शंस किसके पास है, जो यूनियन के पास है, ठीक है, जिन पे यूनियन का ही हक है, बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ओवरआर्चिंग अथॉरिटी इन द नेशन, ठीक है, जो उसको हक मिला है, जो नेचुरल यूनियन के हिस्से कानून आए हैं, जो पावर्स नेचुरली यूनियन के पास आई हैं, जो नेचुरली पावर्स, नेचुरली फंक्शंस यूनियन के हैं, उन चीजों पे ये कानून नहीं बना सकते, वहां पे ये गवर्नेंस, वहां पे ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं कर सकते, वो पावर्स एंड फंक्शंस ये परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन से? जो किसके हिस्से में है, जो किसको असाइन किए गए हैं, जो काम हमारे यूनियन को दिए गए हैं, जो काम हमारे सेंटर को दिए गए हैं, उनपे ये काम ये नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारे यूनियन को मिले हैं नेचुरल तौर पे, जो उसके हिस्से में आए हैं, और इन सब की वजह से उसमें बढ़ चुके हैं, रिजल्टिंग देयर फ्रॉम, जो उसके हिस्से नेचुरली आ चुके हैं। सिंपली याद करो, जो यूनियन में को काम मिले ना कि यूनियन ही करेगी, अब कल को फॉरेन अफेयर्स का काम है तो यूनियन ही करेगी ना उसके ऊपर, ठीक है, करेंसी का काम है, यूनियन इसके ऊपर कानून बनाएगी, तो ये उस पर कानून नहीं बना सकते कि करेंसी तो पूरे इंडिया में चलने वाली है। समझ में आया? तो वो हक किसका है वहां पे कानून बनाने का, वहां पे अपने वो फंक्शंस परफॉर्म करने का, वो पावर्स का इस्तेमाल करने का, वो हक सिर्फ यूनियन का है। गॉट द पॉइंट? तो आई होप ये वाला पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर बता देना, फिर समझा दूंगी, ठीक है। आ जाओ। Wherein power and authority of the sovereign independent India, its constant parts and organs of the government are derived from the people। अब जितनी भी ये पावर्स हैं, ठीक है, पावर है, अथॉरिटी है, जो हमारी सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया बनी है ना, सुप्रीम अथॉरिटी जिसके पास है, जो इंडिया बाहर की एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से साइड पे है, दूर है, उससे परे है, वो इंडिया को जो अथॉरिटी और जो पावर है, ठीक है, वो कहां से मिल रही है, जो उसके, देखो जो इंडिया बनी है हमारी, जिसका हमने नाम दे दिया सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, टेरिटरीज आ गई हैं बहुत सारी, उन सबको मिला के हमने बोल दिया सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि यूनियन है सबकी, राइट। अब उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, उनको पावर कहां से मिल रही है काम करने की, अच्छा ऐसा ऐसा कर दो, ऐसा ऐसा कर दो, उनकी पावर का सोर्स क्या है, वो है पीपल, ठीक है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हमारे पानी का सोर्स क्या है, मान लो नदियों से हमें पानी मिल रहा है,
तो हमारा जो सोर्स है पानी पीने का वो सोर्स क्या है, रिवर्स है। ऐसे ही जो पावर्स का जो सोर्स है इसके ऑर्गन्स का, ठीक है, जो इंडिया बनी है, जो उसके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उनको जो पावर मिल रही है, जो अथॉरिटी मिल रही है, उन सब का जो सोर्स है वो कहां से डिराइव कर रही है, पीपल से, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। कहां से कर रही है, पीपल से। ओके, wherein shall be guaranteed and secure to all people of India। ये क्या देगा, मतलब क्या गारंटी कर रहा है, जो हमारा संविधान बनेगा वो क्या गारंटी करने वाला है, सब पीपल को, सब लोगों को क्या सिक्योर करेगा कि सबको मिलेगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, कौन सा जस्टिस मिलेगा, सोशल रूप में, सोशल तौर पे भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। इक्वालिटी ऑफ द स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड बिफोर द लॉ, इन सबको क्या मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, कानून के आगे सब बराबर हो जाएगा। आप 1000 करोड़ कमाते हो, आप 1 रुपया कमाते हो, सब बराबर हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, सब बराबर हो। ठीक है, आप माइनॉरिटीज हो, आप मेजोरिटीज हो, सब बराबर हो, कानून के आगे किसी की नहीं चलती। ठीक है, फ्रीडम ऑफ थॉट, आप कुछ भी सोचो, हम आप पे बंदिशें नहीं लगा सकते। एक्सप्रेशन बोलो, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कुछ भी बोल लो, कुछ भी सोच लो, अब तो आपकी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी को जाके आप अब्यूज कर रहे हो, इतना भी हक नहीं है। उसको थोड़ा लिमिट भी करा गया है, यूं नहीं कि फ्रीली आपको छोड़ दिया है, थोड़ी जंजीरें भी थोड़ी डाली गई हैं कि जरा धीमे धीमे चलो, इतनी तेज भागने की जरूरत नहीं है। आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे इंडिया में कि नहीं आप यू नो आप इस धर्म को फॉलो करो, नहीं आपको ये धर्म ही फॉलो करना पड़ेगा। ना, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, आप इस चीज में बिलीव करते हो तो करो यार, अब वो आपकी मर्जी है। या नोबडी, हम कोई नहीं होते आपको सलाह यहाँ पे देने वाले कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, हम कोई नहीं यहाँ पे कुछ भी इम्पोज करने वाले कि नहीं आपको ऐसे करके माथा टेकना है, या फिर ऐसा करके माथा टेकना है, मतलब ऐसे करके। एक एग्जांपल बता रही हूँ कि ये आपकी मर्जी है, आपका बिलीफ सिस्टम है, आप इसमें बिलीव करते हो नहीं करते हो, इट्स अप टू यू। हम कोई नहीं, आपको क्या है, फ्रीडम है, पूजा करने की फ्रीडम है, आपको जिसको वर्शिप करना है, यू पीपल कैन डू, इट्स अप टू यू। बार बोल रही हूँ मैं, ठीक है, एडवोकेशन का, एसोसिएशंस का, एक्शंस का, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। सो आई होप इतना समझ में आया। 3-4 फीचर्स, 3-4 कुछ और है इसमें जो लिखी गई बातें हैं वो भी हम पढ़ते हैं कि मैं 5 मिनट्स तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देन अगला पॉइंट देखते हैं, wherein adequate safeguards shall be provided for the minorities, backward and the tribal areas and depressed and other backward classes। देखो, एक प्रॉमिस करा जा रहा है यहाँ पे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से वो प्रॉमिस कर रहा है, मतलब उसका ये गोल रहेगा कि वो क्या प्रोवाइड करेगा, एडिक्वेट सेफगार्ड्स, इनफ प्रोटेक्शन, इनफ मेजर्स ऐसे लिए जाएंगे कि जो ये माइनॉरिटीज हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के पीपल हैं, ट्राइबल एरियाज के जो पीपल हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको ये फील ना हो कि हमें पीछे छोड़ दिए। ठीक है, कि उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इनके साथ में फेयरली ट्रीट नहीं करा जा रहा है, इनके साथ में इनको इक्वली नहीं रखा जा रहा है, इनको दूसरे लोगों से अलग लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसे एडिक्वेट जो है प्रोटेक्शन ली जाएंगी, मेजर्स लिए जाएंगे, ताकि इनको भी क्या फील हो कि हाँ इनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो समझ में आया, wherein adequate safeguard shall be provided, इनके लिए क्या प्रोवाइड करे जाएंगे, adequate safeguard, enough protections and measures इनको दिए जाएंगे, ताकि ये ध्यान में रखा जाए कि ये कहीं पीछे तो नहीं छुड़ रहे। ठीक है, इनको ये बिल्कुल फीलिंग आना चाहिए कि ये पीछे छुड़े जा रहे हैं, वो लोगों को सब कुछ मिल रहा है, हम लोग तो माइनॉरिटीज हैं, डिप्रेस क्लासेस हैं, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, उनको ध्यान में रखा जाएगा, ऐसे कुछ काम करे जाएंगे, कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएंगे जहां पे इनको भी क्या मिल पाए, फेयर ट्रीटमेंट मिल पाए। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। Whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on the land, sea and air according to the justice and law of the civilized nation। हम क्या करेंगे, हम मेंटेन रखेंगे इंटेग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, जो हमारा रिपब्लिक बना है, जिसका हेड जो है पीपल इलेक्ट करेंगे खुद, जो हमारा वो रिपब्लिक बना है, उसकी जो उस रिपब्लिक की जो टेरिटरी है, जो एरिया है, हम उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, मान लो ये टोटल एरिया मान लो इंडिया कहलाता है, ठीक है, ये टोटल एरिया क्या कहला रहा है, इंडिया कहला रहा है। तो ऐसा नहीं है कल को कोई और पावर आ गई और इंडिया का ये वाला हिस्सा तोड़ के ले गई, अब इंडिया के पास इतना रह गया। ठीक है, कल को ये 2 जगह पे क्लैशेस हो गए, इन्होंने बोला हम तो इंडिया से अलग हट रहे हैं, तो ये वाला एरिया इंडिया में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। हम इंडिया को इकट्ठा रखेंगे, इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, इसको हिस्सों में टूटने नहीं देंगे। किसी को ऐसा नहीं कि भाई आप आ जाओ, आके हमारे स्टेट जगह पे कब्जा कर लो, इसको इंडिया से अलग कर दो, नो। तो हम क्या मेंटेन रखेंगे, Whereby shall we maintain the integrity of the territory of the republic, जो रिपब्लिक की जो टेरिटरी है हम उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, उसको पीसेस में टूटने नहीं देंगे, हम उसको ऐसे रखेंगे, एक रखेंगे।
समझ में आया? एज अ होल हम उसको रखेंगे, किसी और को हम हक नहीं देंगे कि भाई आ जाओ इसको एरिया को इसको अलग कर दो हमसे, इन दोनों में क्लैशेस हो गए तो ये अलग हो गए, ये वाला एरिया इंडिया कहलाएगा। नो, ऐसा नहीं है। हम इस रिपब्लिक की टेरिटरी की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखेंगे, शपथ ले रहे हैं, ठीक है, एक तरह से, मतलब समझ लो। ओके, एंड इट्स सॉवरेन राइट्स ऑन द लैंड, उनको भी हम मेंटेन रखेंगे। सॉवरेन राइट्स मतलब क्या? इंडिया के पास में है सुप्रीम अथॉरिटी, इंडिया के पास में है सुप्रीम पावर की वो क्या कर पाए, जो उसकी लैंड है, ठीक है, जो उसकी सी है, जो सी वाले जहां पे उसके कानून लग रहे हैं, जो उसका एयर है, वहां पे वो अपने सॉवरेन राइट्स को भी मेंटेन रखेगी। और कैसे काम करेगी, मतलब वहां पे कैसे डिसीजन लेगी, किस हिसाब से चलने वाले हैं वो लोग, अकॉर्डिंग टू द जस्टिस एंड लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन, जो हमारे नेशन का जो लॉ है, जस्टिस है, उसके हिसाब से इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, इन एरियाज को रेगुलेट करेंगे। सॉवरेन राइट्स, ऐसा नहीं है हमारी लैंड पे कल को कोई और डिसीजन ले रहा है। नो, हमारे जो एयर हमारे हिस्से में आ रहा है, जो एरिया हमारे हिस्से में आ रहा है, उस पर कोई एक्सटर्नल पावर आके कर रही है। नो, वी हैव अ सॉवरेन राइट्स, वी हैव द सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस ऑन दैट एरिया, जो ये वाले हिस्से हैं। समझ में आ गया? हम इसको भी मेंटेन रखेंगे, हम इंडिया को टूटने नहीं देंगे, किसी और को दखलंदाजी हम करने नहीं देंगे, और जो यहाँ पे कानून चलेंगे, जो रूल्स चलेंगे, जो यहाँ पे जो होगा वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन होगा। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। This ancient land attains the rightful and honored place in the world, है ना, and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of the mankind। देखो, हमारी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है इंडिया की, बहुत लंबी हिस्ट्री और बहुत रिस्पेक्टफुल हिस्ट्री है हमारी इंडिया की, तो आप सब मानते हो, ठीक है, हर कोई जो है इसको रिस्पेक्ट देता है, ऑनर करता है, ठीक है। एक वर्ल्ड में इसकी एक अपनी जगह है, एक अपनी ही जगह है। जब दुनिया में बोलते हैं ना हम इंडिया से, एक अलग ही होता है ना कि हम इंडिया से हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है, राइट। एक बड़ी लंबी हमारा जो इतिहास है, तो हम क्या करेंगे, हम पूरी अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, ठीक है, फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, ताकि हम पूरी दुनिया में क्या कर पाए, प्रमोशन कर पाए, वर्ल्ड की पीस की कर पाए, इंडिया की रेपुटेशन को बना के रख पाए हम, जो इसकी इतनी लंबी हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी इज्जत बनी रहे, जो इस एंशिएंट लैंड ने जो जो इसको विरासत में उसको इज्जत मिलती आ रही है ना, ठीक है, उसको बना के रखेंगे, ऐसे करके समझ लो आप। और पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, मैनकाइंड के लिए हम क्या करेंगे, अपने फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो इन सब चीजों पे टिका है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इन सब का ध्यान रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? और इसी हमारे जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, इसको फाइनली यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया 22 जैन 1947 में, और इसी के मॉडिफाइड वर्जन को हम लोग बोलते हैं प्रेम्बल। आज का प्रेम्बल उठाना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का क्या है, मैं फिर रेवोल्यूशन बोल रही हूँ, इसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो जब आप कल को प्रेम्बल समझोगे, आपको ये सारी चीजें वापस से याद आने वाली है, वहां पे आपको सब दिखेगा, ठीक है, छोटा सा है बड़ा, उसको याद कर लेना, वी द पीपल ऑफ ना ऐसा करके है, तो याद कर लेना, अच्छी बात है, बाद में करेंगे, चलो तो ठीक है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन समझ में आया होगा, क्या संकल्प लिए गए थे, क्या गोल्स रहने वाले थे, तो वो इस सब में था। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हर स्टेज में इसने एक बहुत महत्वपूर्ण जो रोल था वो अदा करा, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशन यहीं से रखी गई थी, ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो उसमें एक जगह पे आ चुके हैं, एक जगह पे कोलैबोरेट कर दिए गए हैं। तो ये है हमारा इतना प्यारा सा संविधान, देखो यही बनेगा ना संविधान की फाउंडेशन ही जब इतनी स्ट्रांग है, तो और तो क्या ही कहना, सबको राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, फंडामेंटल हमारे पास राइट्स हैं, डीपीएसपीज है हमारे पास, स्टेट्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट, सिटीजन्स के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, राइट। तो चलो अगर करते हैं इसको यहीं पे, तो जरूर बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। और एक और चीज, मुझे सजेशन दो कि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं या फिर मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ाऊं, मतलब लैपटॉप से पढ़ाऊं, बुक को स्कैन करके पीडीएफ बना के, या मैं ऐसे पढ़ाऊं, तो मुझे बताना आपको कैसे अच्छा समझ में आता है। बिकॉज मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है इन वीडियोस को बनाने का या आपको पढ़ाने का, कि आपको समझ में आए और आप इन कॉन्सेप्ट्स को रट्टा ना मारो, समझो ध्यान से, मजे मजे में पॉलिटिक्स को पढ़ो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय बाय माय लवली एम्प्लीफायर्स, मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो एंड पढ़ाते रहो। बाय।